हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका। तो बच्चों आज हम लोग सेल डिवीज़न का एक कंटिन्यूशन करेंगे, सेल डिवीज़न टॉपिक के। तो चैप्टर क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम लोगों का चैप्टर है। और इसका आज का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स। व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम क्या होता है? तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। तो बच्चों आप लोग लाइसोसोम के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो सुने ही होंगे। इसको हम कॉमनली सुसाइडल बैग कहते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड सुसाइडल बैग कहते हैं। अब आगे बताएंगे आपको कि क्यों इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। सो लाइसोसोम क्या होगा? लाइसोसोम इज अ यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होता है, अब सिंगल मेम्ब्रेन होगा। एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा इस मेम्ब्रेन के अंदर, उस साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। और ये इसका मेम्ब्रेन है, सिंगल या यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, एक सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करता है। एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। कितना पीएच होगा? 4 to 5 पीएच होगा। तो उस पीएच पे एंजाइम्स काम करते हैं। और ये एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं? मोर देन 30 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। सब किस नेचर के होंगे? हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं। और इसकी जो खोज की था उसको क्या था? डी डुवे ने इसकी खोज किया था। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी डुवे एंड मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कहाँ पाया जाता है? मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एंड इट ऑल्सो रिपोर्टेड इन द प्लांट्स, इन लोअर प्लांट्स में रिपोर्टेड होता है। बट इन हायर प्लांट इट वॉज बिलीव दैट द लाइसोसोमल फंक्शन वॉज परफॉर्म बाय द वैक्यूल्स। मतलब वैक्यूल्स के अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोमल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर ये लाइसोसोम को देखा जाए तो ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा विथ फ्यू एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो बाकी ऑर्गेनेली के केस में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ भी होगा। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होगा। तो लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है विथ फ्यू एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन को छोड़, जैसे मेमेलियन आरबीसी है वहाँ नहीं होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में टोटली एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल सेल बट आल्सो रिपोर्टेड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी रिपोर्टेड है। तो ये तो इसका जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसकी खोज किया था डी डुवे ने। यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होता है। यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। और वो एंजाइम मोर देन 30 टाइप के होते हैं। क्लियर? अब टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के टाइप ऑफ लाइसोसोम्स के टाइप। तो लाइसोसोम कई टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। और दूसरा जो होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं।
इसके बाद एक और लाइसोसोम होता है जिसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम दूसरा क्या होता है, वो है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होता है वो 3 टाइप के होते हैं। वो होगा हेट्रोफैगोसोम्स, नेक्स्ट होगा रेजिडुअल लाइसोसोम्स एंड ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में, व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम इज अ यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, present mostly in animal cell, but it also reported in plant cells, in lower plants. In higher plant, it was believed that the lysosomal enzymes present in the vacuoles, so vacuoles act like a lysosomes. It was discovered by D. Dewey. इसकी खोज किसने किया था? D. Dewey ने किया था। It is unit membrane cell organelle, unit membrane cell organelle है, and in which the hydrolytic enzymes are present. इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, वो pH 4 to 5 होता है। और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो मोर देन 30 टाइप के होते हैं। अब लाइसोसोम कई टाइप के होते हैं। लाइसोसोम, टाइप ऑफ लाइसोसोम 2 तरह का होगा, एक प्राइमरी लाइसोसोम और एक सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो ओरिजिन होती है क्या होगी? ओरिजिन होगी वो गोल्जी बॉडी से होगी। और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं they are synthesized by the ER. So ER and Golgi body are associated for the synthesis of lysosome. मतलब ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी दोनों एसोसिएट्स हैं किसके लिए? लाइसोसोम को बनाने के लिए। लाइसोसोम एज अ होल स्ट्रक्चर कौन बनाता है? दैट विल प्रोड्यूस बाय द गोल्जी बॉडी। लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कौन बनाता है? दैट एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द ER. सो बोथ आर ऑर्गेनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम क्या होता है। क्लियर? अब जैसा कि ये जो टाइप आपने देखा कि प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम के भी टाइप देख रहे हैं कि सेकेंडरी लाइसोसोम 3 तरह का होता है, हेट्रोफैगोसोम, रेजिडुअल लाइसोसोम्स एंड ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। तो इनको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये सब क्या होते हैं। इसको एक डायग्राम से समझिए। लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम सपोज करिए कि ये एक सेल है। क्या ये सेल है? एक सेल के अंदर, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या व्हाट इज द रोल ऑफ लाइसोसोम इन अ यूकैरियोटिक सेल? एक सेल के अंदर लाइसोसोम की क्यों जरूरत पड़ी? तो याद रखिएगा, लाइसोसोम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सेल के अंदर बहुत से क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं एंड दे परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटी। वो सारे ऑर्गेनेली अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो उससे बहुत से उस एक्टिविटी के थ्रू या उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू उस सेल के अंदर बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं होंगे। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज करना होगा, या बहुत से ऐसे ऑर्गेनेली होंगे जो ओर्न आउट हो जाती होंगी, वो एक समय के बाद बेकार हो जाती होंगी। तो वो जो ओर्न आउट सेल ऑर्गेनेली होंगी वो सेल के अंदर डंप होंगी, और जब डंप होगा तो सेल का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा। तो वो ऑर्गेनेली जो बेकार हो चुकी हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, वो सेल के अंदर डंप ना हो, तो उसको हटाने का काम किसी ने कोई न कोई ऐसा ऑर्गेनेली होगा जो उसको हटाने का काम कर रहा होगा। और ये काम कौन कर रहा होगा? ये काम लाइसोसोम ही कर रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि सेल के अंदर कोई पैथोजन इंटर कर जाए, या सेल का ही काम होता है कि पैथोजन को इनगल्फ करना, तो कौन काम करेगा? वो लाइसोसोम करेगा।
ठीक। तो लाइसोसोम का अगर फंक्शन देखेंगे तो ये क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। सेल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है ना। लेकिन लाइसोसोम को छोड़ दें तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उस नेचर के एंजाइम्स इस ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनेली के अंदर जो एंजाइम्स है वो क्या करते होंगे, दे हेल्प इन डाइजेशन, वो किस में हेल्प करते होंगे, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और डाइजेशन अगर सेल के अंदर होगा तो इस डाइजेशन को क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। तो इसका काम क्या है, इसका काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यही इसका मेन फंक्शन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये इसका मेन फंक्शन होता है। अब ये किसको डाइजेस्ट करेगा, तो मैंने बताया दो लोगों को डाइजेस्ट करेगा। अगर बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है तो उसको डाइजेस्ट करेगा, और सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली जो ओवर आउट हो गया तो उसको डाइजेस्ट करेगा। इसलिए इसका फंक्शन क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब सपोज करिए कि ये एक सेल है और ये उस सेल में दिस इज द, ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, क्लियर, ये गोल्जी बॉडी है। अब गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम्स अब इस लाइसोसोम में मैंने बताया इसका फंक्शन क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसका फंक्शन है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इट इज अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अब मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक, और इस सेल ऑर्गेनेली में लाइसोसोम का रोल मैं बता चुका हूं अभी, थोड़ा सा अभी जो सिस्टम गड़बड़ हुआ था उसके पहले मैं बता चुका हूं कि ये लाइसोसोम का काम क्या होता है। क्या काम हुआ लाइसोसोम का होता है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। मतलब सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली होंगी वो क्या होंगी, वो थोड़ा सा, और अगर मान लो ऑर्गेनेली बेकार हो गई, काम नहीं कर रही हैं, तो सेल के अंदर डंप थोड़ा किया जाएगा, उसको इकट्ठा थोड़ा किया जाएगा, उसको डिस्पोज किया जाएगा। तो उसको डिस्पोज करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और सेल के अंदर अगर कोई पैथोजन आ जाता है तो उसको भी इनगल्फ करने का, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। इसका मतलब सेल की ये साफ सफाई करता है। क्या करता है, सेल की साफ सफाई रखता है, सेल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, सेल के अंदर गंदगी नहीं होने देता, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक। और उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। अभी मैंने कहा कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है, गोल्जी बॉडी से होती है। तो सपोज करो ये गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, दिस इज अ गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। अब और ये मान लो ER है, दीज आर द, ये क्या है, ER है। ये मान लीजिए क्या है, ER है। तो ER, ये ER है, ये क्या है, ER है। ER से कुछ मटेरियल निकलेगा, ER से कुछ मटेरियल सिंथेसाइज होगा, तो डायग्राम थोड़ा अच्छा बना दें, थोड़ा स्पेस नहीं है इसमें।
ये ER है, ER से कोई मटेरियल निकला और वो कहाँ पहुंचा, गोल्जी बॉडी में पहुंचा। तो ये सपोज करो ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी है। अब गोल्जी बॉडी से राइबोसोम लाइसोसोम की ओरिजिन होती है। तो ये लाइसोसोम से जो ये लाइसोसोम है और ये लाइसोसोम जो गोल्जी बॉडी से निकलता है इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। सपोज करो कि ये कोई पैथोजन है, सपोज करो ये कोई पैथोजन है, ये कोई पैथोजन है। अब इस पैथोजन, ये पैथोजन सेल के अंदर आ रहा है, तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, इट हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन। तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसे इनगल्फ करेगा। जब इनगल्फ करेगा तो ये इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। और जब फाइगोसाइटोसिस होगा तो उस फाइगोसाइटोसिस में क्या होगा, उस फाइगोसाइटोसिस में थोड़ा सा ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन इस तरह से इनफोल्ड होगा ये। और जब इनफोल्ड होगा तो ये ऐसे इनफोल्ड होगा और ये जो पैथोजन है वो कहां आएगा, इसके अंदर आएगा। और फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये पैथोजन इन द फॉर्म ऑफ फाइगोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल सेल के अंदर आ गया। तो ये वाला क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड फाइगोसोम्स। फाइगोसोम्स ये है क्या है, कोई पैथोजन है, पैथोजन है। और यहां हुआ क्या, फाइगोसाइटोसिस हुआ। और फाइगोसाइटोसिस से जो वो पैथोजन इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल सेल के अंदर आ गया। और उस फूड वैक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो फूड वैक्यूल्स है, इस फूड वैक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं, उस फूड वैक्यूल्स को हम फाइगोसोम्स कहते हैं। अब क्या करना होगा कि ये जो फूड वैक्यूल्स होगा, ये फूड वैक्यूल्स आके क्या होगा, इसको हमको डाइजेस्ट करना होगा। तो ये वाले एंजाइम्स इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक नेचर के होंगे। तो क्या करना होगा, जब ये एंजाइम्स इसके अंदर, ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम्स, इसके पास इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। इस प्राइमरी लाइसोसोम के पास क्या है, इस पैथोजन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ये एंजाइम्स के लिए जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इम्परमेबल होती है, तो ये एंजाइम्स बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, इस फूड वैक्यूल्स को इस लाइसोसोम के कांटेक्ट में लाया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फूड वैक्यूल्स होगा, ये फूड वैक्यूल्स है, इसके अंदर ये पैथोजन है एंड इट कम इन कांटेक्ट विद द प्राइमरी लाइसोसोम। किसके कांटेक्ट में आया, प्राइमरी लाइसोसोम के कांटेक्ट में आया, ये प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज होके क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए और फ्यूज होके क्या बन जाएगा, फ्यूज होकर के बन जाएगा, ये दोनों फ्यूज हो गए और इसके अंदर ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल्स इसके अंदर आ गया। तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम के अंदर, ये क्या आ गया, फाइगोसोम आ गया। और इसे अब क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड हेट्रोफाइगोसोम्स कहेंगे, फाइगोसोम्स कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, मेरी बात, कि प्राइमरी लाइसोसोम और हेट्रोफाइगोसोम में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी लाइसोसोम का मतलब होता है वो लाइसोसोम जो बिल्कुल इमीडिएटली फैक्ट्री से रिलीज हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है। इसका फैक्ट्री कौन है, इस प्राइमरी लाइसोसोम की फैक्ट्री है गोल्जी बॉडी है। कौन है, गोल्जी बॉडी। तो जो लाइसोसोम वो इमीडिएटली इस गोल्जी बॉडी से बाहर निकला है, बिल्कुल ब्रांड बन के निकला है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कह रहे हैं। और इस प्राइमरी लाइसोसोम से जब ये फाइगोसोम्स आकर फ्यूज हो जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, हेट्रोफाइगोसोम। अब क्या होगा, इसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो इसे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करेगा तो ये 100% कोई चीज डाइजेस्ट होता नहीं है। जब 100% डाइजेस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ न कुछ, जब 100% डाइजेस्ट नहीं होगा तो कुछ न कुछ रेजिड्यू इसके अंदर बच जाएगा। 100% क्या होगा, ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगा तो कुछ न कुछ रेजिड्यू इसके अंदर क्या होगा, बचेगा।
तो जब कुछ न कुछ रेजिड्यू इसके अंदर बचेगा, ये क्या है, हेट्रोफैगोसोम में एंजाइम्स उसको क्या करेंगे, ये एंजाइम्स इसके अंदर हैं उसको डाइजेस्ट करेंगे, और जब डाइजेस्ट करेंगे तो कुछ न कुछ रेजिड्यू इसके अंदर बचेगा। जब रेजिड्यू इसके अंदर बचेगा तो उस रेजिड्यू को, इसके अंदर ये मान लो रेजिड्यू है, जो चीजें डाइजेस्ट हो गई वो क्या हो जाएंगी, दे विल कम इन द साइटोप्लाज्म एंड बिकम द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एसिमिलेट हो जाएंगी। लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुई वो उसी के अंदर प्रेजेंट होंगी, उसे क्या कहेंगे, दिस लाइसोसोम को आपको क्या कहेंगे, इसे हम रेजिड्यूअल लाइसोसोम्स कहेंगे, लाइसोसोम्स कहेंगे। अब आप देखिए क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये रेजिड्यूअल लाइसोसोम क्या करेगा, इसमें प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस कर देगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा। जब एक्सोसाइटोसिस होगा तो क्या होगा, जब एक्सोसाइटोसिस होगा तो क्या होगा, ये चीजें यहां से हटेंगी, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, और ये प्रोडक्ट सब क्या हो गया, जो रेजिड्यू था वो बाहर चला गया। इसको क्या कहेंगे, इस फिनोमेना को एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। और इफ यहां क्या था, यहां हुआ था फैगोसाइटोसिस और यहां हुआ ई फैगी, ई फैगी, ठीक। क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ, यहां क्या हुआ, इंडोसाइटोसिस हुआ था, यहां क्या हुआ था, फैगोसाइटोसिस हुआ था, उसको इनगल्फ किया था। तो एक चैनल आप देखिए क्या किया, लाइसोसोम ने क्या किया, ये जो पैथोजन था उस पैथोजन को क्या किया, इनगल्फ किया, इनगल्फ कर किया, तो एक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स, उसको क्या बोल रहे हैं, फैगोसोम्स, और उस फैगोसोम के अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट है। अब उस पैथोजन को इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम कहां लाया जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम के कॉन्टेक्ट में लाया जाएगा, दोनों फ्यूज होंगे, तो ये जो फैगोसोम्स होगा लाइसोसोम के अंदर आएगा, और अब इसका एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन 100% होता नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिड्यू बच जाएगा, बचे हुए रेजिड्यू को उस लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव पार्ट बचे हुए हैं उस लाइसोसोम को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिड्यूअल लाइसोसोम कहेंगे, और वो क्या करेगा, उसे इसका एक्सोसाइटोसिस कर देगा, ई फैगी कर देगा। तो एक चैनल हुआ कि वे प्रोडक्ट, वे सब्सटेंस जो बाहर से सेल में आ रहे हैं और सेल को इनके अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए ये तरीका इसने किया। अब ये भी तो हो सकता है कि सपोज करो ये कोई ऑर्गेनेली है और ये ओरनाउट है, मान लो सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ओरनाउट है, मतलब बेकार हो चुका है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको सेल के अंदर डंप तो करेंगे नहीं, क्या होगा कि तुरंत क्या होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेटेड किया जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया जाएगा, आइसोलेटेड किया जाएगा, और फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको क्या किया जाएगा, आइसोलेटेड किया जाएगा, एक इन्वेलप से उसको कवर कर दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एक इन्वेलप से क्या हो जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया एक इन्वेलप से कवर हो जाएगा, इसको आइस हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, बहुत ढेर सारे लाइसोसोम आकर इससे अटैच्ड हो जाते हैं, और ये लाइसोसोम क्या करेंगे, अपने ही ऑर्गेनेली को क्या करेंगे, खा जाएंगे, अपने उस ऑर्गेनेली को खा जाएंगे जो ओरनाउट है, क्या है, ओरनाउट है, उसे इनगल्फ कर जाएंगे। क्लियर, समझ में आया, दो चैनल समझ रहा है, एक तो वो कह रहा है कि जो पैथोजन बाहर से आ रहा था उसको क्या किया हुआ, इनगल्फ कर दिया, दूसरा क्या हुआ, जिसने उस लाइसोसोम ने जिसने पैथोजन को इनगल्फ किया उसको हमने क्या किया, उसको मैंने कहा हेट्रोफैगोसोम्स कहा, क्या कहा, हेट्रोफैगोसोम का, और जो अपने ही ओरनाउट सेल ऑर्गेनेली को इनगल्फ कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कहें ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहेंगे, ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। तो अब आपने जो टाइप मैंने लिखवाया था, टाइप समझ गए हो कि कौन सा लाइसोसोम किस काम में आता है। प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी के 3 पार्ट होते हैं, हेट्रोफैगोसोम्स, रेजिडुअल लाइसोसोम्स एंड ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। ऑटोलिसिस कर रहा है मतलब अपने ही सेल को क्या कर रहा है, इनगल्फ कर जा रहा है। लेकिन सोचो ये वाला चीजें कि अगर मान लो ये जो ऑर्गेनेली ओर्न आउट हो रहा था उसको ये क्या किया कि सेल के अंदर डंप नहीं होने दिया, सेल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए उसको डंप होने नहीं दिया, और उसको सेलेक्टिवली क्या किया, खोज करके उसको इनगल्फ कर दिया। लेकिन अगर मान लो कि इस सेल के मैक्सिमम ऑर्गेनेली खराब हो चुके हैं, सेल के मैक्सिमम ऑर्गेनेली ओर्न आउट हो चुके हैं और अब सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, यहां तो सेलेक्टिव ऑटोलिसिस हुआ ना, लेकिन अगर मान लो कि इस सेल के मैक्सिमम ऑर्गेनेली खराब हो चुके हैं एंड सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, उस केस में क्या होगा,
उस केस में ये जो प्राइमरी लाइसोसोम हो जाएगा ये बर्स्ट हो जाएगा एंड देयर एंजाइम डाइजेस्ट द होल सेल। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, उस पूरे सेल को क्या करेंगे, को डाइजेस्ट करें ताकि इन्फेक्शन नेबर सेल में न जाए। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसी वजह से इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसको फिर सुन लीजिए कि जो ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स होता है उसका काम होता है कि इट सेलेक्ट द ओर्न आउट सेल ऑर्गेनली ऑफ द सेल एंड डाइजेस्ट देम। मतलब सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनली ओर्न आउट हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, उसको सेलेक्ट करे और उसको डाइजेस्ट कर दे। बट सपोज करो कि एक ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनली, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली ऑफ द सेल आर ओर्न आउट, पूरा का पूरा सेल ही इन्फेक्टेड है एंड सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो उस केस में क्या होगा, जब पूरा का पूरा सेल ही क्या है, इन्फेक्टेड है एंड द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द नेबर सेल्स, इन्फेक्शन नेबर सेल में भी फैलने का खतरा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होगी वो बर्स्ट हो जाएगी एंड डाइजेस्ट द होल सेल, पूरे सेल को ही क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सुसाइडल बैग। अपने तो गया, पूरे सेल को भी खत्म कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। सो व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। लाइसोसोम का फंक्शन एक ही फंक्शन है एंड द फंक्शन इज अ इंटरसेलुलर डाइजेशन। इधर क्लियर? तो ये टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और भी कोई छोटा सा टॉपिक है, वो है वैक्यूल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अ वैक्यूल्स। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल्स, अब कुछ फैक्ट समझिए कि वैक्यूल्स जो होता है मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स इज अ सेल ऑर्गेनली मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में क्या होता है, इन एनिमल सेल vacuoles are generally absent. If present, their size is very small. तो जो वैक्यूल्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो एब्सेंट होता है जनरली, अगर होगा भी तो उसकी साइज बहुत छोटी होगी। अब अगर एक वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्लांट सेल में मान लो ये सेल है, तो इन मैच्योर प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन सेंटर में प्रेजेंट होगा। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्लांट में प्रेजेंट होता है, मतलब वो उसकी पोजीशन सेंट्रिक होती है एंड इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मान लो ये सेल है और ये उसका साइटोप्लाज्म है, तो उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये वैक्यूल बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा और उसका जो मेम्ब्रेन होता है ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड होगा उसको हम सेल सैप कहते हैं और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। सो इन प्लांट सेल a large centrally located vacuoles present and the fluid present inside the vacuoles is called cell sap and the membrane surrounding the vacuoles is called tonoplast. उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? अब इससे जो सेल सैप होता है, इस सेल सैप का एक कंपोजिशन होगा। क्या होगा, कंपोजिशन होगा उस सेल के। उसमें मैक्सिमम क्या होता है, वाटर तो होगा ही होगा, मतलब ये जो इसके अंदर वाटर स्टोर होता है और वैक्यूल्स को हम वाटर रिजर्वायर भी कहते हैं। तो ये पानी का टंकी है सेल का, तो इसके अंदर वाटर क्या होगा, स्टोर होता है। तो मैक्सिमम चीज क्या होगी, उसके अंदर वाटर होगी। इसके अलावा उसके अंदर सॉल्ट होंगे, क्या होगा, सॉल्ट होगा, शुगर होगा,
शुगर होगा, एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड होगा, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके अंदर। उसके अलावा उसके अंदर क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी सेल का वेस्ट मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, इसी वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और क्या उसके अंदर होगा, पिगमेंट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होंगे, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हो गए। तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर तो होगा, इसके अलावा सॉल्ट होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होगा, शुगर होगा, एमिनो एसिड्स होगा, वेस्ट मटेरियल होगा। वेस्ट सेल के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, स्टोर होता है, एंड इट हैज आल्सो अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ये वैक्यूल्स का काम होता है। अब ये वैक्यूल्स करेगा क्या, ये वैक्यूल सेल के सेंटर में प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट होता है, तो ये इट मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, सेल की जो टर्जिडिटी होती है उसको ये क्या करता है, ये मेंटेन रखता है, यही इसका मेन फंक्शन होता है। वैक्यूल्स क्या करेगा, इट मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। इन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स आल्सो हैज सम एंजाइम्स व्हिच आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। प्लांट सेल के वैक्यूल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं, एंड इट एक्ट्स लाइक अ लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम की तरह काम करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। क्लियर, ये प्लांट सेल में वैक्यूल्स का फंक्शन होता है। अब ये जो वैक्यूल्स होता है ना बेटा, ये कई तरह के होते हैं, टाइप ऑफ वैक्यूल्स, टाइप ऑफ वैक्यूल्स के कई टाइप होते हैं। तो जो मेन वैक्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं वो तो होता है सैप वैक्यूल्स जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो पढ़ाया आपको। इसके अलावा और भी वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होता है। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स भी होता है, एंड फोर्थ एक और वैक्यूल्स होता है जिसको हम गैस वैक्यूल्स कहते हैं, गैस वैक्यूल्स भी कहते हैं। सो टाइप ऑफ वैक्यूल्स में वैक्यूल्स की जो टाइप है, फर्स्ट जो है सैप वैक्यूल्स है, सेकेंड जो है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, थर्ड जो होता है वो फूड वैक्यूल्स है, और जो फोर्थ है वो है गैस वैक्यूल्स। तो 4 टाइप ऑफ वैक्यूल्स होता है। अब ये 4 टाइप ऑफ वैक्यूल्स में ये जो इस वैक्यूल को तो मैंने पढ़ा दिया, सैप वैक्यूल्स किसे कहते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ पाया जाता है, जो हायर प्लांट में जो वैक्यूल्स होता है उसको हम सैप वैक्यूल्स कहते हैं, इसको तो बता दिया आपको मैंने। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा, इन सम प्रोटिस्टा एंड इन सम एल्गी, एक्वेटिक एल्गी के अंदर पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर। प्रोटोजोआ में पढ़ा होगा आपको, अमीबा में मिलता है आपको, यूग्लिना में मिलता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, रेगुलेट वाटर, सेल के अंदर जो वाटर एंड सॉल्ट को रेगुलेट करता है, रेगुलेट द वाटर एंड सॉल्ट इन अ सेल। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ये रेगुलेशन को कहेंगे क्या, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ये काम हम लोगों में कौन करता है, किडनी करता है। किडनी का काम केवल यूरिया को फिल्टर नहीं करना होता है, इट आल्सो मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। कितना वाटर और कितना सॉल्ट होना चाहिए इसको भी वो रेगुलेट करता है, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। एंड वे ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उनमें वही काम कौन करता है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करता है। सो द वैक्यूल्स which involve in osmoregulation is called contractile vacuoles। एंड अमीबा में देखा होगा कि अमीबा जो होगा उसके अंदर उसको अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए फूड चाहिए ना, तो उसके पास कोई माउथ तो है नहीं, तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करेगा, फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस करता है।
अगर वो फूड जो होता है सॉलिड फॉर्म में होगा तो फैगोसाइटोसिस करेगा, लिक्विड फॉर्म में होगा तो पिनोसाइटोसिस करेगा। तो इसके थ्रू वो क्या करता है, ये इनगल्फ द फूड, जो वो फूड को इनगल्फ करेगा तो फूड किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स आएगा। तो उस वैक्यूल्स को क्या कहेंगे, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। जैसे हम लोगों के अंदर जो WBC होता है वो भी फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या करता है, जब वो अपने वो पैथोजन को इनगल्फ करता है तो उस पैथोजन को किस फॉर्म में इनगल्फ करता है, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स करता है, और उसके अंदर फूड प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल्स कहेंगे। गैस वैक्यूल्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं और उसके अंदर वैक्यूल्स पाया जाता है। सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, उसके अंदर एयर भरा होता है और वो एयर क्या करता है, उस बैक्टीरिया को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे वैक्यूल्स जिसके अंदर गैस भरी हो, एयर भरी हो, उस वैक्यूल्स को क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल्स कहते हैं। एंड इट प्रोवाइड द बायोन्सी। ये किस में हेल्प करता है, बायोन्सी में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स के बारे में है आपका कि वैक्यूल्स क्या होता है, बता दिया आपको वैक्यूल्स क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, टाइप बता दिया कि 4 टाइप के होते हैं सैप वैक्यूल्स। जो हम लोग वैक्यूल्स पढ़ते हैं वो कौन सा मोस्टली पढ़ते हैं, वो सैप वैक्यूल्स पढ़ते हैं। जो प्लांट के अंदर वैक्यूल्स पाया जाता है वो कैसा होता है, सैप वैक्यूल्स होता है। सैप मतलब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सेल सैप कहते हैं और इसी की वजह से उसको हम सैप वैक्यूल्स कहते हैं। उसका कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि मोस्टली उसके अंदर वाटर होता है, इसके अलावा सॉल्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, शुगर होगा, एमिनो एसिड्स होगा, शुगर होगा, एमिनो एसिड्स होगा, न्यूट्रिएंट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसके अंदर, और सॉल्युबल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स जिसका नाम एंथोसाइनिन है। ये उसका कंपोजिशन होता है और वो काम क्या करता है, इट प्रोवाइड द मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। सेल की टर्जिडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। उसके अंदर मैक्सिमम वाटर स्टोर है इसलिए उसको हम वाटर रिजर्वायर भी कहते हैं। दैट क्लियर। तो ये हुआ वैक्यूल्स। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा, एक पढ़ा लाइसोसोम और दूसरा पढ़ा हमने वैक्यूल्स। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।